Solomon versus Solomon and Company Limited. Landmark case on separate legal identity and corporate will. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड नाम के बहुत ही इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क केस के बारे में। ये जो केस है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिसाइड किया है। इसका जजमेंट 16 नवंबर 1897 को आया था और ये लंदन यूके में हुआ है। फैक्ट ऑफ द केस ऐसे है कि एक सोलोमन नाम का पर्सन था जो बूट मैन्युफैक्चरिंग और लेदर की बिज़नेस में था। उसका जो बिज़नेस था वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब आपको पता है कि उसमें एक ही पर्सन होता है जो बिज़नेस चलाता है, प्रॉफिट होता है वो भी उसका, लॉस होता है वो भी उसका। तो उसने क्या किया, अपने बिज़नेस को लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में कन्वर्ट किया और जो उसने नया कंपनी इनकॉर्पोरेट किया उसका नाम उसने रखा सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। एज़ पर लॉ कम से कम वहाँ 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए थे। उसने अपने आप को, अपनी वाइफ को, 4 लड़के और एक बेटी, इस तरह से 7 लोग मिलकर उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की। तो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल जो था वो था 20,007 शेयर्स और हर एक शेयर था 1 पाउंड का। ये 20,007 शेयर्स में से 20,001 शेयर जो थे वो सोलोमन ने अपने नाम पर रख लिए और बचे हुए 6 शेयर जो थे वो बीवी, 4 लड़के और 1 लड़की के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर एक को 1-1 शेयर दिया। इसके अलावा जो सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड था उसने सोलोमन को 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स भी दी। अब ये हो गए फैक्ट। ये जो बिज़नेस था वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा था और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न एट दैट टाइम वो बिज़नेस लॉस में चला गया। तो उस कंपनी को लॉस से उबारने के लिए सोलोमन ने अपने डिबेंचर्स जो थे उसकी सिक्योरिटी देकर एडमन नाम के एक पर्सन से 5,000 पाउंड एडवांस ले लिया और वो बिज़नेस में लगाया टू रिवाइव इट। इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स वो बिज़नेस कुछ रिवाइव नहीं हो पाया और अल्टीमेटली उस बिज़नेस को लिक्विडेशन में जाना पड़ा। तो लिक्विडेशन में गया तो क्या होता है कि कंपनी बेचकर जो हमको पैसा मिलता है वो पैसा हम जो लेनदार होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस समय जो कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो 6,000 पाउंड आ रहा था। तो वो 6,000 पाउंड में से 5,000 पाउंड जो थे वो तो एडमंड भाई साहब ले गए क्योंकि वो तो सिक्योर क्रेडिटर थे। सबसे पहले राइट किसका बनता है? सिक्योर क्रेडिटर का। तो जो रिमेनिंग 1,000 था, सालमन का बोलना था कि सिंस आई ओन द डिबेंचर द रिमेनिंग 1,000 आई शुड टेक। लेकिन तभी आ गए बीच में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बोलना था कि बिकॉज इट्स सालमन्स कंपनी, सारा का सारा शेयर सालमन ओन करता है, तो ही कैन नॉट टेक द अमाउंट बिफोर देम। पहला हक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बनता है। तो ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे इनका बोलना एकदम सिंपल कि अगर ये प्रोप्राइटरी कंसर्न होती तो सालमन लायबल होता, भले उसको अपना घर बार बेचना पड़े लेकिन उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करना ही पड़ता। तो सालमन ने एक कंपनी फॉर्म किया जस्ट टू अवॉइड दिस पेमेंट्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके अलावा सालमन जो है वो ऑलमोस्ट एंटायर शेयर कैपिटल होल्ड करता है। तो ये जो सारी डिसीजंस है उसने लिए है, सारा किया धरा उसका है। बिजनेस लॉस में गया दैट इज़ बिकॉज ऑफ सालमन ओनली। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी अनसिक्योर्ड को क्रेडिटर्स को पेमेंट करना चाहिए और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मस्ट गेट अ प्रायोरिटी इन पेमेंट बिफोर सालमन। उस समय यूके में हाई कोर्ट थे, कोर्ट ऑफ अपील थे, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील जो थे उन्होंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सही बोल रहे हैं, ये जो कंपनी बनाया ये तो मिथ था। कंपनी इसने सालमन ने बनाया इस तरह से कि कंपनी वॉज एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ सालमन और इसीलिए सालमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस एंड फॉर दिस क्लोजर ऑफ द कंपनी एंड ही मस्ट पे द अमाउंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आउट ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। सालमन वेंट टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड में अपील कर दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन था उसको ओवरटर्न कर दिया। जो हाउस ऑफ लॉर्ड थे उनका एब्सोल्युटली क्लियर ओपिनियन था कि सिंस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड was properly incorporated company, it acquired status of independent legal entity. It's a separate legal entity. It has its own existence and it is separate from the shareholders who incorporated it. Further हाउस ऑफ लॉर्ड्स का बोलना था कि ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनको पता था बिजनेस जो है वो प्रोप्राइटरशिप से कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस समय दे शुड हैव बीन विजिलेंट इनफ
तो अगर उन्होंने पहले ध्यान रखा नहीं है तो अभी आकर वो नहीं बोल सकते कि आप शेयर होल्डर्स को पर्सनली लायबल करो। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूलिंग के हिसाब से सोलोमन वॉज नॉट पर्सनली लायबल, और इसी रूलिंग में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को इस्टेब्लिश किया, और वो कंसेप्ट था कॉरपोरेट वेल। वेल मतलब पर्दा। सो एज पर दिस कंसेप्ट देयर इज अ वेल between shareholders and a company. Of course it's a imaginary will। और इस कंसेप्ट के तहत कंपनी ने जो एक्ट किए हैं, कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हुआ है, या फिर कंपनी ने जो लायबिलिटी क्रिएट की है, उसके लिए आप शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम कंसेप्ट ऑफ कॉरपोरेट वेल को डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। So as per Section 9 of Indian Companies Act 2013, the company enjoys a separate identity from its shareholders। मतलब कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स डिफरेंट है। एक बार कंपनी फॉर्म हो गई तो उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिलती है इन द आई ऑफ लॉ। कंपनी अपने नाम पर एक्ट कर सकती है, उसकी अपनी कॉमन सील होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, वो प्रॉपर्टी को परचेज या सेल कर सकती है, बैंक अकाउंट हो सकता है, वो किसी को स्यू कर सकती है या कोई उसको स्यू कर सकता है। तो कंपनी जो है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का स्टेटस एक्वायर करती है, और ये जो कॉरपोरेट वेल है वो एक तरह से शील्ड का काम करता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। तो अगर मान लो कोई कंपनी किसी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, या फिर कोई कंपनी कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है, तो उसके लिए आप शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, उसके लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जिसके अंदर कंपनी और शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट, दे आर सेपरेटेड बाय अ इमेजिनरी कॉर्पोरेट वेल। अभी इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हम किन सर्कमस्टेंसेस में वो कॉर्पोरेट वेल को उठा सकते हैं। तो अभी अगर मैं कॉर्पोरेट वेल को उठाता हूँ या फिर उसको पियर्स करता हूँ, मतलब मैं क्या करूँगा, मैं शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों को एक ही बोलूँगा। व्हेन देयर वाज कॉर्पोरेट वेल आई सेड दैट शेयर होल्डर्स एंड कंपनी बोथ आर डिफरेंट। द मोमेंट आई लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल आई से शेयर होल्डर्स एंड कंपनीज बोथ आर सेम। द एक्ट्स डन बाय द कंपनी आर द एक्ट्स डन बाय द शेयर होल्डर्स। तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें मैं कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता हूँ और शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों को मैं एक ही तराजू पे तोलूँगा। तो वो सर्कमस्टेंसेस है जब कंपनी कोई फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट में इन्वॉल्व होती है, या फिर शेयर होल्डर्स ने कंपनी स्पेसिफिक इस पर्पज़ के लिए ही बनाई है कि वो टैक्स अवॉइड कर सके, या फिर जो रियल कंट्रोल ऑफ कंपनी है वो किसी एनिमी नेशंस के लोगों के हाथ में है, या कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है या शैम कंपनी है। हम बहुत बार देखते हैं कि जस्ट पेपर कंपनी होती है, बोगस कंपनी होती है फॉर सम मालाफाइड इंटेंशंस, या फिर कोई लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए कंपनी होती है, या फिर कंपनी जो है वो इन्वेस्टर्स के एजेंट के रूप में काम करती है, या फिर कंपनी किसी पब्लिक पॉलिसी के अपोज में काम करती है, या फिर कोई कंपनी जो फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग करती है। ये जो सर्कमस्टेंसेस है ये कहीं लिस्ट नहीं की है, ये कहीं कोडिफाइड नहीं है। सो दिस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द individual case. So their court will take decision whether it wants to lift the corporate wealth or it wants to protect the shareholders by retaining the corporate wealth. I hope friends मेरे इस वीडियो से आपको सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का केस, कॉरपोरेट वेल और लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल, ये कंसेप्ट समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। थैंक्स फॉर लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।